Hello students, how was your exam? Let us go through the explanation. Explanation सुनते वक्त सब लोगों को रिक्वेस्ट है क्लास वर्क और एनसीईआरटी ध्यान में रखेंगे. ओके, अब मैंने आपको बार बार बोला है हमारी क्लास वर्क ऐसी नोट्स है हमने बनाई हुई, समझ के बनाई हुई, जो आप बार बार रिवाइज करोगे, उसको अपडेट करोगे. अपडेट करेंगे मतलब आज हम क्लास वर्क में रेफर कर करके टोटल पेपर फिर से डिस्कस करेंगे. अगर आपको लगता है कि क्लास वर्क में ये पॉइंट मिसिंग है, राइट, हाँ मैम ने बोला था या आपने पढ़ा था लेकिन समवेयर इट स्लिप्ड नॉट विथ यू राइट नाउ, आप वो पॉइंट एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सके. सी द मैटर इज, मैंने आपको समझाया, यस आप समझ गए, आपने पढ़ भी लिया, आपने रिवाइज भी कर लिया, लेकिन क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम देते हो वो टाइम, वो पॉइंट क्या आपको क्लिक होता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो जो पॉइंट्स आपके साथ थे, नोटबुक में थे, बुक में थे, दिमाग में थे, राइट, शायद आप रिकलेक्ट न कर पाए, तो ऐसे पॉइंट की लिस्ट हम बनाएंगे, अपडेट करते जाएंगे. दैट इज अपडेशन, अपग्रेड करना आपके नोट्स. राइट, एवरीवन रेडी? ओके, चलो अब आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी तो है नहीं पेपर की, तो अब सॉफ्ट कॉपी देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन एज वेल एज वी आर एक्सप्लेनिंग द थिंग्स. राइट, एवरीवन विथ मी? रेडी? सी, प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, right, cytoplasmic bridge, plasmodesmata, it is junction of cytoplasm, it is cytoplasmic junction. ऐसे तीन नाम हमने बोले थे, राइट. ये एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से जोड़ता है, ऐसे भी हमने बोला था, राइट. अब देखो, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल का, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दूसरे सेल का, राइट. प्लांट सेल है तो इसके पास अब ये सेल वॉल है, राइट, और दो सेल वॉल के बीच में यहां पे है मिडल लैमेला, जो दोनों को पकड़ के रखेगी. समझ रहे हो सब लोग? पॉइंट रिवाइज हो रहे हैं. ओके, दो सेल के बीच में जो कॉमन वॉल आती है वो है मिडल लैमेला. मिडल लैमेला सेल के सेल वॉल को पकड़ के रखती है. मिडल लैमेला सेल के सेल वॉल को पकड़ के रखती है, राइट. ये ब्लैक कलर का है सेल वॉल. यही डायग्राम हमने ड्रॉ किया है क्लास वर्क में. आई रिपीट, ब्लू कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ब्लैक कलर का सेल वॉल, रेड कलर का मिडल लैमेला, राइट. ओके, अब देखो, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक ब्रिज? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़ा है, like this. It is a tunnel. 3-dimensional व्यू देखो ऐसे ड्रॉ किया. ओके, अब कुछ लोगों को सवाल आएगा कि बीच में ये सेल वॉल है, ये मिडल लैमेला है, बेटा ये फाइब्रस एग्रीगेशन है, तो वो दो फाइबर के बीच में से प्लाज्मोडेस्माटा ट्रैवल करेगा. दो सेल वॉल के फाइबर्स, उसके बीच में से ये निकल जाएगा. इट ट्रैवर्स थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ट्रैवर्स थ्रू सेल वॉल. सेल वॉल ऐसा कॉम्पैक्ट नहीं है, वो फाइबर से बना है, तो फाइबर के बीच में से ये निकल जाएगा, राइट. सो व्हाट द इंफॉर्मेशन नाउ रिलेटेड थिंग. प्लाज्मोडेस्माटा पोर्स इन सेल वॉल? नो, सेल वॉल का पोर हमने सेकेंडरी सेल वॉल के लिए बोला था, राइट, एंड दैट टू उसको हमने पिट बोला था. याद करो, ये इसको पिट बोला था, और पिट के हमने दो प्रकार सीखे थे, सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट. सो प्लाज्मोडेस्माटा और पिट के डिफरेंस समझ रहे हो? सो प्लाज्मोडेस्माटा इज पोर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन, राइट. सो पोर तो है लेकिन ये प्रोटोप्लाज्म में कनेक्शन है, राइट. सो द आंसर इज इट इज प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन वाया पोर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ओके, अब कुछ लोगों ने पोर इन सेल मेम्ब्रेन लिखा होगा, लेकिन पोर इन सेल मेम्ब्रेन मतलब ये यहाँ पे पोर है और ऐसे बाहर चला गया. इज इट एक्सपोज टू आउटसाइड? नो,
It is connecting to cytoplasm. That's why it is cytoplasmic rich. Right? Okay. Check. Next one. See. Next question. Which element? Wait a second. Which element is mainly Which element is mainly found in middle lamella? Which element is mainly found in middle lamella? So middle lamella का chemical composition हमने सीखा था. That is, it is made up of calcium pectate. Right? So ये रट्टा question है. It is made up of calcium and pectin. It's calcium pectate. Yes, come to question number 3. Cell wall is, अभी हमने ड्रॉ किया था. Cell wall is made up of cellulose, hemicellulose. It is dead, outermost covering for protection. देखो ऑप्शन देखते हैं. Cell wall is dead, impermeable. ना, cell wall is dead and freely permeable. Okay, second one. Cell wall is dead and permeable. Yes, it is freely permeable. So that is the answer. Cell wall is not living. So C or D. ये आपके ऑप्शन हो ही नहीं सकते. राइट? ओके, देन नेक्स्ट वन. सी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 4. राइट? Which one of the following is not a constituent of cell membrane? Which one of the following is not a constituent of cell membrane? राइट? तो यहाँ पे हमको सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन की केमिस्ट्री देखनी है. Cell membrane is chemically made up of lipid and protein. Okay, it is having some carbohydrates and it is having some cholesterol. Right? तो यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड्स है, फॉस्फोलिपिड्स है. प्रोलीन ये नाम आपके लिए नया है. प्रोलीन एक अमाइनो एसिड का नाम है. राइट? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अमाइनो एसिड नहीं होता. सो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है प्रोलीन. क्वेश्चन नंबर 5. Rough ER is mainly responsible for. Straight question है. RER का फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अगर राइबोसोम मतलब प्रोटीन फैक्ट्री जुड़े हैं तो ऑब्वियसली वो प्रोटीन बनेगा. SCR के साथ राइबोसोम नहीं है तो वो लिपिड्स बनाता. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर स्ट्रेट है. रफ ER is synthesizing protein. हाँ, सेल वॉल फॉर्मेशन से कौन सा ऑर्गेनेल जुड़ा है? गोल्गी बॉडीज. वेरी गुड. Okay, then lipid synthesis से SCR, right? And cholesterol synthesis. Cholesterol is a type of fats. It is a type of lipid. Fat मतलब lipid. So cholesterol synthesis, steroid synthesis, which are type of lipid, will be done by SCR, smooth endoplasmic reticulum. Right? Question number 6. Mitochondria are site of. Mitochondria are site of respiration, first reported by Kingsbury and supported by Hogebaum. अब ये साइंटिस्ट के नाम आपको है नहीं तो डर क्यों जाते हो? क्वेश्चन में है. क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड है, वो आपके सिलेबस में है. बराबर? सो माइटोकॉन्ड्रिया रिलेटेड विथ ऑक्सीडेशन ऑफ. स्टार्टिंग का एक पूरा जो इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम खाने के लिए ऐड किया है हमने. बच्चा पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है. अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया. पूरा पढ़ो, शांति से पढ़ो, चारों ऑप्शन पढ़ो. राइट? सो सी, इन दिस सिचुएशन व्हाट विल से, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल जिसमें फूड को डिग्रेड किया जाएगा और एटीपी बनेंगे. सो फूड का ऑक्सीडेशन होगा, फूड का डिग्रेडेशन होगा. चलो देखते हैं ऑप्शन कौन सा बराबर है. सो माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट, बी फैट, सी प्रोटीन. फूड, फूड जो आप खाते हो वो अगर व्हीट खाते हो तो कार्बोहाइड्रेट है. राइट? अगर पल्सेस खाते हो तो प्रोटीन है. अगर घी खाते हो, राइट, तो आप खा रहे हो फैट्स. इजंट इट? तो फूड कुछ भी हो सकता है. कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन. तो आपका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा. राइट? क्वेश्चन नंबर 7. सुसाइडल बैग्स आर. राइट? सुसाइडल बैग्स. Straight question. Lysosomes are suicidal bag.
continuously wandering in a cell, helping in housekeeping, performing autophagy and heterophagy. इतना तो बच्चों याद आना चाहिए. अब इसके आगे निकालो क्लास वर्क. ऑटोफैजी हेटेरोफैजी देख लो. जब लाइसोसोम सेल में घूमती है, खुद के ही इल्ली परफॉर्मिंग ऑर्गेनेल को मारना ऑटोफैजी, बाहर से आए वाले पैथोजन को मारना हेटेरोफैजी. राइट. सो सुसाइडल बैग्स. और अगर वो खुद फट गई तो सेल सुसाइड करता है क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है. 3 मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स ऑफ गोल्गी बॉडीज. गोल्गी बॉडी के 3 स्ट्रक्चर याद करो. गोल्गी बॉडी का टोटल डायग्राम. पैरेलल वॉल्स है, उसको बोलते हैं सिस्टर्नी. डक्ट लाइक स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं ट्यूब्यूल. ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं वेसिकल्स. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल एंड वेसिकल बेकार में स्पेलिंग में घुमाया है. राइट. आपको कंफ्यूज किया. क्वेश्चन नंबर 9. डबल लेयर ऑर्गेनेल्स आर. किसके पास आउटर बाउंड्री डबल लेयर है? राइबोसोम के पास मेम्ब्रेन नहीं है, लेयर ही नहीं है. राइबोसोम इज अ एग्रीगेशन ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए. माइटोकॉन्ड्रिया के पास यस डबल लेयर है. लाइसोसोम के पास सिंगल लेयर है. और सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम में प्रेजेंट हुए रॉड शेप बॉडीज है. आगे. सो द आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया. 10. क्वेश्चन नंबर 10. सी. Semi-autonomous cell organelle. Semi-autonomous cell organelles of cell are. Semi-autonomous मतलब खुद के अंडर कंट्रोल में है, थोड़ा मेन न्यूक्लियस के कंट्रोल में है एज वेल एज खुद के कंट्रोल में है. सो उनके पास खुद का सर्कुलर डीएनए है, राइबोसोम से और आरएनए. राइट. ऐसे कौन से ऑर्गेनेल है? न्यूक्लियस तो मेन ऑर्गेनेल है. राइट. ओके. देन क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया. यस. इनके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ये शब्द याद आ रहा है. मेन डीएनए न्यूक्लियस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो एडिशन है, दैट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया. वैक्यूल, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स, लाइसोसोम के पास कोई डीएनए नहीं होता. राइट. चलो क्वेश्चन नंबर 11. सी. माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प्स इन, सॉरी, माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प इन. माइक्रोट्यूब्यूल याद आ रहा है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट जो हमने सीलिया फ्लैजेला के वक्त सीखा था. ट्यूबुलिन नाम का प्रोटीन होता है ट्यूब शेप का. ये एक दूसरे से जुड़ गया तो लंबा माइक्रोट्यूब्यूल बनता है. राइट. इनका स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है यूकैरियोटिक फ्लैजेला में. ओके. सो सी. माइक्रोट्यूब्यूल हेल्प इन सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, स्पिंडल apparatus फॉर्मेशन. अब आपको ये स्पिंडल apparatus शब्द थोड़ा दिक्कत जाएगा. तो मैंने एक छोटी सी बात आपको बोली थी कि जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमोसोम को सेपरेट करने के लिए स्पिंडल फाइबर बनता है जो ये माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है. दैट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेसन, सेल डिवीजन. राइट. अब क्रोमोसोम फाइबर आर मेड अप ऑफ, उसका क्रोमोसोम फाइबर का केमिस्ट्री बताया आपको. डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन. राइट. देन सेल मोटिलिटी एंड सेल शेप. ओके. मसल कॉन्ट्रैक्शन नो. राइट. सो माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन से बने हैं. आपका मसल का काम हो गया, इसमें एक्टिन होता है. राइट. सो क्वेश्चन नंबर 11, द आंसर इज ए. राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. ER is not related with. Okay. See. ER is in connection with nuclear membrane. ER is in connection with plasma membrane. Right. ER and Golgi body work hand in hand. Right. So ER is not related with mitochondria because it is connected to plasma. Plasma lemma is plasma membrane, Golgi body as well as nucleus. So ER ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया से कनेक्टेड नहीं रहता. Okay, so the answer is C for question number 12. 13. Vacuole in plant cell. A. Lack membrane and contains air. No. Membraneless inclusion body prokaryotic cell में है. So it cannot be answer. Lack membrane and contain water and excretory substance. नहीं, वैक्यूल के मेम्ब्रेन को तो क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट. Very correct. Okay, so B cannot be the answer. Is membrane bound and store proteins and lipids? नहीं, ये स्टोरेज के लिए नहीं है. Right? It is not for storage. Right? So it is for last option C. Right? It is membrane bound and contain water and excretory substances.
It is membrane bound and contain water and excretory substances. So 13th answer D last है. चलो क्वेश्चन नंबर 40. How many longitudinal peripheral tubules are found in a centriole? Right? So peripheral. Okay. हमने PS देखा था सेंट्रियोल का और यूकैरियोटिक फ्लैजेला का. राइट? यूकैरियोटिक फ्लैजेला का फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? 9 डबलेट प्लस 2. और सेंट्रियोल का फ्लैजेला फॉर्मूला क्या लिखा था? 9 ट्रिपलेट प्लस 0. दोनों में कॉमन क्या है? पेरिफेरल आर 9. ओके, सो दैट इज द आंसर. 14 का आंसर है पेरिफेरल पूछा है. पेरिफेरल आर 9. फ्लैजेला में 9 डबलेट, सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स. ओके, डायग्राम अच्छे से देख लो क्लास वर्क में. 15. सेल्फ रेप्लिकेशन डज नॉट ऑकर इन. सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब खुद का खुद डेवलप होना कौन नहीं करता? माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सेंट्रियोल करता है, क्लोरोप्लास्ट करता है. राइबोसोम खुद का खुद डेवलप नहीं होता. So the answer is D last. Then site of Kelvin cycle. क्या केल्विन साइकिल शब्द याद आ रहा है? आपको केल्विन साइकिल ये शब्द एक्चुअली 10th में था. थोड़ा 10th का याद करना है. 10th में आपको लाइफ प्रोसेसेस नाम का लेसन था. लाइफ प्रोसेस में आपने फोटोसिंथेसिस सीखा था. फोटोसिंथेसिस में लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन होता है और डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल होता है. देखो आपको थोड़ा सा अगर याद है तो मैंने डार्क रिएक्शन और लेक्चर में एक बार केल्विन साइकिल बोला होगा. राइट? सो दैट इज चेकिंग हाउ यू आर लिसनिंग टू अस, हाउ मच यू कैन रिकलेक्ट, व्हाट यू हैव स्टडीड, राइट, इन अर्लियर lessons, earlier standards. Right? So see, Kelvin cycle is a part of dark reaction occurring in chloroplast. Right? So it is occurring inside. कहाँ पे होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है. So question number 16 का आंसर है it is chloroplast. Question number 17. See, in which of the following tubulin protein is absent? Right? A plasma membrane, B cilia, C flagella, D microtubule. Clear है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हिलाने के लिए ट्यूब्यूल्स अटैच है, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्यूब्यूलिन नहीं है. Okay? So the answer is plasma membrane doesn't have tubulin, but they are present in cilia, flagella and microtubules. Question number 18. In higher plants, the chloroplasts are, right? In higher plants, the chloroplasts are A. Mainly discoid, line NCERT में discoid or oval, spiral, cup shape. Reticulate. Reticulate is highly branched. Right? Reticulate का मीनिंग है highly branched. Okay, so major plant में ये हमेशा discoid रहेंगे. Okay, 19. Plastids which store fats and oils are called. Simple रट्टा है. हमने क्लासिफिकेशन भी लिख के दिया था क्लास वर्क में. Plastids are of 3 type. Okay, then leucoplasts are further classified. Okay, वो क्लासिफिकेशन देख लो. आंसर है यहाँ पे इलियोब्लास्ट. 20. Red color of tomato and chili is due to lycopene in chloroplast, xanthophyll in chromatophore, lycopene in chromoplast. अब यहाँ पे आपको क्लू कौन सा वर्ड देता है? Chromoplast. Chromoplasts are present in non-photosynthetic structure which are colorful. So tomato and chili initially green, लेकिन ripen होने के बाद red हो जाते हैं. They are non-photosynthetic. Okay, so they are having chromoplast. Chloroplast modify होके chromoplast बन जाएंगे. Ripen होने के बाद उनका कलर बदल जाएगा. Right? So the name आपको यहाँ पे clue देने वाला शब्द है chromoplast. Right? And answer is C. 25. Smallest cell organelle is, size देख लो. Okay, lysosome, centrosome, Golgi body, ribosome. Size देखेंगे तो it is C, ribosome. Question number 22. 2 chromosomes दिखाई दे रहा है ना सबको, right? C. Question number 22. True chromosomes are absent in prokaryote due to absence of. देखो डीएनए कॉइल हो के क्रोमोसोम बनता है. हमने कॉइलिंग के लेयर्स दिख लिए.
डीएनए, डीएनए, न्यूक्लियोसोम फाइबर, सोलेनॉइड फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमोसोम। सो ये पैकेजिंग में, कॉइलिंग में कौन सा केमिकल आता है? हिस्टोन। प्रोकैरियोट के पास हिस्टोन है नहीं, तो पैकेजिंग होगा नहीं, राइट? सो इट इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई दे डोंट हैव, prokaryotes don't have highly condensed chromosome, right? Okay, they just form partly coiled structure. Then 23, question number 23, ribonucleic acid मतलब RNA, ribonucleic acid occurs in, कहाँ पे होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखो, राइबोन्यूक्लियोटाइड्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस, हाँ आरएनए न्यूक्लियस में होता है। साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म में भी होता है। न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, यस। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, यस, सब में होता है। ऑल ऑफ दिस ऑप्शन है नहीं। अब आपको क्या सोचना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बच्चे वाले ऑप्शन को इंक्लूड करता है। ओके, सो द आंसर इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट इंक्लूडेड है। सो व्हेन यू आर मार्किंग साइटोप्लाज्म, इट इंक्लूड्स chloroplast and mitochondria, so the answer is C. Okay, हर क्वेश्चन स्ट्रेट नहीं होगा। सिंपल क्वेश्चन पूछ के आपको अच्छे मार्क दिला दूं और रियल एग्जाम में आप अगर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, ऐसा पेपर सेट करना बराबर है क्या? आई शुड सेट अ पेपर जो आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन को डील करने की आदत डाले, राइट? ओके, चलो नेक्स्ट वन। द क्रोमोसोम्स 21, 22 हो गया, 23 राइबोन्यूक्लिक एसिड भी हो गया, 24 न्यूक्लियस सिंगल लेयर, नो, 3 लेयर, नो, 4 लेयर, नो, 5 लेयर, ये ना, इट्स 2 लेयर, यस। ओके, न्यूक्लियस हमने ड्रॉ किया है, इट इज हैविंग आउटर मेम्ब्रेन, इंडो मेम्ब्रेन, राइट? ओके, नेक्स्ट वन। हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ड्यू टू, hereditary characters are due to, question number 25, right? See, question number 25, hereditary characters are due to क्रोमोसोम, हाँ हो सकता है, लेकिन क्रोमोसोम का हर केमिकल जेनेटिक मटेरियल नहीं है। क्रोमोसोम के पास डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन है, उसमें का सिर्फ डीएनए और उसमें का भी एक पार्ट जीन कैरेक्टर रेगुलेट करता है, राइट? ओके, सो पूरा क्रोमोसोम हेरिडिटी रेगुलेट करता है नहीं। ब्लड तो बिल्कुल ही नहीं। प्लासेंटा शब्द याद है? प्लासेंटा इज द एम्ब्रियोनल अटैचमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियोनल अटैचमेंट टू द ममा, करेक्ट? सो प्लासेंटा इज कनेक्टिंग द डेवलपिंग बेबी टू द मदर ब्लड और इन एनिमल्स, राइट? सो प्लासेंटा की वजह से जेनेटिक मटेरियल नहीं रहता, जीन्स की वजह से जेनेटिक मटेरियल होता है। Question number 26. Now changing chapter, binomial nomenclature पे question है, right? Binomial nomenclature consists of 2 parts. First part is of genus, second part is of species, right? So आपको आंसर आएगा A. बाकी के कैरेक्टर, बाकी के टेक्सा का नाम बाइनोमियल में नहीं, right? Question number 27. Sequence of taxonomic category is, अब जो हमने रट्टा मारा था, ओके, वो वैसे की वैसे स्लोगन गानी है, बस लोअर टू हायर, हायर टू लोअर, ये देखना है, राइट? सो सी हियर, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। ओके, सो 27 का आंसर सी आएगा। ओके, चलो टर्न द पेज, कम टू पेज नंबर 2, राइट? C, question number 28. Everyone with me, right? See now, ICBN stands for long form, बस आपको अच्छे से पढ़ना है, nothing else। ऐसे क्वेश्चन सिर्फ अच्छे से पढ़े जाते हैं और कुछ नहीं मुझे लगता इसके लिए। सो इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, बाइनोमियल नहीं। ICBN, ICZN, ICVN, रिवीजन में और जो लेबल्स आएंगे वो देख लेंगे।
So answer है B Bombay. 29. Which one of the following is not a correct statement? Herbarium house dried, preserve, houses dried, preserve and plant specimen. Botanical gardens have collection of living plant for reference. A museum has collection of photographs. नहीं, म्यूजियम में म्यूजियम मूवी देखा होगा ना, एनिमल के बॉडी के अंदर का पूरा मटेरियल निकाल के उसमें प्रिजर्वेटिव भर के उसको रियल फॉर्म में रखा जाता है, दैट इज म्यूजियम, राइट? सो द आंसर इज इट्स नॉट कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ, इट इज कलेक्शन ऑफ डेड बॉडीज, प्रिजर्व्ड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिज्म. 30. क्वेश्चन नंबर 30. See, which one of the following is not true for a species? Species का definition, right? A member of species can interbreed. Yes, एक ही species के बीच में sexual reproduction शादियां होती है. 2. B option. And on interbreeding produces sterile offspring. No, within the species हमको fertile offspring मिलती है, so that is wrong. Each species is reproductively isolated from every other species. ये ऑप्शन समझो. देखो, टाइगर्स एक स्पीसीज, ह्यूमंस है दूसरी स्पीसीज. ओके, अगर आपको लगा कि भाई टाइगर का जीन कितना स्किन कलर सुंदर है, वो जीन ले लूं मैं, राइट? मेरे बच्चे भी टाइगर जैसे रहेंगे, हमारे ह्यूमन में भी टाइगर का स्किन कलर कोट आ जाएगा. इज इट पॉसिबल? टाइगर का जीन होमोसैपियन में, होमोसैपियन का जीन टाइगर में जाएगा? कभी नहीं. टाइगर इज अ स्पीसीज, genetically isolated group. Human is a species, genetically isolated group. Gene of human cannot go to tiger. Tiger का gene cannot come to human. Isn't it? We are genetically isolated populations. तो उसमें क्या किया जा सकता है? सिर्फ आपको अगर टाइगर का स्किन कलर, कौन सा भी कैरेक्टर बहुत पसंद है, तो आप आपके बच्चों का टाइगर नाम रख सकते हो, राइट? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते. जानते हो ना टाइगर नाम के लोगों को, या कम बैक, राइट? हमारे सिलेबस में वो नहीं है. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31. An important criteria for modern day classification is resemblance of morphology, anatomical and physiological traits, breeding habitats, presence or absence of notochord, right? So important criteria. अभी हम मेन कौन से क्राइटेरिया पे क्लासिफिकेशन करते हैं? तो हम मेनली मॉर्फोलॉजी देखते हैं. अगर वो कंफ्यूजिंग है तो बाकी के क्राइटेरिया देखते हैं. 32. A taxon is name of living organism or living organisms group, right? So A, group of related families. No, it can be group of any related organism belonging to any category. एक टेक्सा ये कौन से भी कैटेगरी को अलॉट हो सकता है. प्लांटेड टेक्सा किंगडम को अलॉट करता है, इंडिका टेक्सा स्पीसीज को अलॉट करता है, बराबर? टेक्सा इज नेम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट्स ग्रुप, राइट? सो इट इज टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक. ये शब्द समझ रहे हो? टेक्सा आर मेनी. ओके, टेक्सा आर मेनी. दे कैन बी अलॉटेड टू respective categories, right? Chalo, 33. Question number 33. An important criteria for modern day classification. Right? अभी ये repeat हुआ है question, ठीक है? Right? So ये same answer जाएगा यहाँ पे. Okay, 33 आप डिलीट कर दो. क्वेश्चन नंबर 34. रीजन ऑफ डाइवर्सिटी इन लिविंग बीइंग इज. लिविंग बीइंग में डाइवर्सिटी क्यों आती है? ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी क्यों आती है? ओके, डाइवर्सिटी मतलब विविधता. यहाँ पे दो शब्द सुनो बच्चों. यू आर डिफरेंट देन मी. एक ही स्पीसीज में जो बदलाव है उसको बोलेंगे वेरिएशन. You are different than tiger, you are different than plant, Homo sapiens are different than other species. It's called diversity.
differences within the member of same species, variation. Differences between the members of different species, diversity. Diversity क्यों आती है? Diversity mainly sexual reproduction से आती है. Okay, so see, reason for diversity is sexual reproduction, जिसमें थोड़े थोड़े बदलाव होंगे. थोड़े थोड़े बदलाव होने के बाद over the period 1000 साल, 10,000 साल, उसमें मॉडिफिकेशन होते गए. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट आया. 10th में आपने एवोल्यूशन लेसन सीखा था, राइट? और फिर ये स्पीसीज में बदलाव होते रहते हैं. इसको हमने एक शब्द कौन सा यूज किया? एवोल्यूशन, राइट? इट्स अ ग्रेजुअल चेंज occurring in organism according to changing environment, according to changing habitats, according to requirements, right? So mainly reason for diversity is long term evolutionary changes. 35. Which one of the following aspect is an exclusive characteristic of living things? Right? अब यहाँ पे हमने बार बार वो सीक्वेंस सीखा है. सबसे पहले आएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस. ये पहले लेवल पे है. फिर आएगा बोलो, 4 लर्न किए थे, ये 2 नाम है. फिर आ गया इंट्रिंसिक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, राइट? हाँ, मेटाबॉलिज्म छूट गया बीच का. पहला आ गया सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस. दूसरा आ गया मेटाबॉलिज्म. तीसरा आ गया इंट्रिंसिक ग्रोथ. लास्ट आएगा रिप्रोडक्शन. बराबर? सो अकॉर्डिंगली हमको मार्क करना है. That is increase in mass from inside, intrinsic growth. Okay, 36. Biological organization starts with. Biological organization starts with, right? So कहाँ से organization? हमने structural organization का diagram draw किया, right? So atom, molecule, biomolecule, organelle और cell, right? So that is what is the atomic level. 37. Term taxon is coined by A.P.D. कैंडोले. रट्टा मारा था हमने क्लास में, याद आ रहा है? Next one, question number 38. In plants, growth occurs continuously, whereas in animal only up to certain age. हमने यहाँ पे शब्द यूज किए थे determinate and indeterminate growth, right? Check. Come to 39. Question number 39. See, the statement nothing lies forever yet life continues. No one is immortal but life continues. Why it is so? It is because of reproduction. नए ऑर्गेनिज्म बनाने के बाद ही जनरली ओल्ड ऑर्गेनिज्म बनता है. क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट रिप्रोड्यूस? स्टेराइल कौन है? म्यूल इज इंटरस्पीसीज हाइब्रिड, स्टेराइल. हॉर्स और डॉगी को क्रॉस करके म्यूल मिला है, राइट? नेक्स्ट वन वर्कर बी, यस स्टेराइल. ओके, स्टेराइल ह्यूमन फीमेल, हाँ कुछ होते हैं ह्यूमन मेल एज वेल एज फीमेल जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते. सो आंसर इज ऑल ऑफ दीज. 41. First step in taxonomy is, right? First step in taxonomy is description of organism, identification, nomenclature of the organism. अब यहाँ पे देखो given among, right? इसमें से collection के बाद description ये आंसर आना चाहिए. 5 स्टेप है, प्राच में की एक नहीं दी तो सेकंड स्टेप को हम पहला मानेंगे. लेकिन जनरली अगर 5 स्टेप नहीं दी है तो इंपॉर्टेंट स्टेप 3 समझे जाते हैं. इंपॉर्टेंट स्टेप 3 समझे जाते हैं. कौन से? आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर. तो इसमें का पहला कौन है? आइडेंटिफिकेशन. अगर 5 दिए हैं तो पहला है कलेक्शन. अगर 5 नहीं दिए हैं तो 3 स्टेप कंसीडर करेंगे. आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, राइट? 42. An English naturalist who wrote the book Historia Plantarum, right? अब ये स्पीसीज पहली बार किसने डिस्कवर की? ओके, अगर बुक का नाम याद नहीं है तो आगे का इंट्रोड्यूस द वर्ड स्पीसीज, जॉन रे. सो 42 का आंसर है जॉन रे. 43. A collection of species which bear a close resemblance
to one another in morphological criteria of floral parts. कौन से ग्रुप में फ्लावर के स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी ज्यादा? स्पीसीज के मेंबर मॉर्फोलॉजिकली सबके सब एक जैसे, देखो ह्यूमन बीइंग हम मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे होते हैं। अब किसी का नाक बड़ा तो किसी का छोटा, वो बात वेरिएशन। अदरवाइज broadly all homo sapien are alike, all tigers are alike, all buffaloes are alike, बराबर? ओके, अब देखो स्पीसीज में मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा, जीनस में मॉर्फोलॉजी बदलेगी, लीफ का शेप बदलेगा, ट्री का हैबिट बदलेगा, लेकिन फ्लावर का स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर रहेगा। दैट्स व्हाई द आंसर इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी, जीनस में, फैमिली में तो 100% सिमिलर, जीनस में सिमिलर, और फैमिली तक फ्लावर में सिमिलैरिटी ज्यादा रहेगी। अब ऐसे क्वेश्चन आप गलती करोगे तो बुरा मत मानो, ये आपको आगे का अंदाजा देने के लिए डाले वाले होते हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे, राइट? चलो नेक्स्ट वन 44, असेंडिंग अरेंजमेंट, ऑब्वियसली हायरार्की, आंसर इज सी। 45, द टैक्सोनॉमिक हायरार्की acts, the taxonomic hierarchy, cats are placed under the lomatic genus, right? It is none of these, right? Classification आपको लिख के दिया है, right? Go through it बच्चों, right? Please go through the discussion, write down the points where you are mistaking, okay? धीरे धीरे मार्क्स बढ़ेंगे, ये पहला एग्जाम था, बट आप ओरिएंटेशन पे ध्यान दो, कैसे पढ़ना है, right? See you then.